नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आज रायसीना की रेस का औपचारिक नतीजा आ जाएगा। वोटों की गिनती ठीक 11 बजे यानी अब से कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगी, लेकिन ये गिनती सिर्फ जीत और हार का मार्जिन ही तय करेगी। वोटों के समीकरण से साफ है कि एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ही अगले राष्ट्रपति बनेंगे। 20 साल बाद एक बार फिर दलित व्यक्ति देश के पहले नागरिक होंगे। 1997 में के.आर. नारायणन इससे पहले दलित महामहिम बने थे। कोविंद को वोटिंग से पहले ही 63% वोटों का सपोर्ट था, लेकिन उम्मीद यह है कि उन्हें इससे भी ज्यादा वोट मिलेंगे। हम आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को वोटिंग हुई थी और 65 साल के इतिहास में पहली बार 99% वोट डाले गए। जहां तक वोटों की गिनती का सवाल है, सबसे पहले संसद का बैलेट बॉक्स खोला जाएगा और उसके बाद दूसरे राज्यों का नंबर आएगा। राज्यों से आए बैलेट बॉक्स की गिनती अल्फाबेटिकल आधार पर होगी, यानी ए से जिन राज्यों का नाम शुरू होता है पहले वहां की गिनती शुरू होगी। वोट की काउंटिंग 4 अलग अलग टेबल्स पर की जाएगी, यानी करीब 8 राउंड में ये पूरी काउंटिंग की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले संसद का बैलेट बॉक्स खुला, सबसे पहले ये गिनती पूरी की जाएगी और उसके बाद राज्यों का नंबर आएगा, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। सबसे पहले ए से जो राज्य होते हैं यानी असम, आंध्र प्रदेश, इनकी गिनती शुरू होगी संसद के जब वोट गिन लिए जाएंगे उसके बाद। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 99% वोटिंग दर्ज की गई। हालांकि ये माना जा रहा था कि 65% वोट पहले ही रामनाथ कोविंद के पक्ष में है, लेकिन जीत का मार्जिन क्या होगा, सबकी निगाहें इस बात पर। यानी अब से थोड़ी देर के बाद देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो ही जाएगा। 17 जुलाई को यह वोटिंग हुई थी। सारी तैयारियां गिनती के लिए पूरी हो गई। हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस पर ताजा रिपोर्ट दे रहे हैं। कहते हैं कि किसी शुभ काम के पहले अगर बारिश हो तो अच्छा माना जाता है। आज इस मूसलाधार बारिश वाले दिन शाम 5 बजे से पहले भारत को उसका 14वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट बिल्डिंग में पहली मंजिल पर जो 62 नंबर कमरा है वहां पर बैलेट बॉक्स कड़ी सुरक्षा के बीच रखे गए हैं। 17 तारीख को जब से मतदान हुआ था उसके बाद से ही लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच यहां बैलेट पेपर रखे गए हैं। तमाम राज्यों से जो बैलेट बॉक्स है वो पहले ही आ चुके हैं और आज 11 बजे ये गिनती शुरू होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में के जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उसके सांसद वोट देते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधायक हैं वो इसमें मतदान करते हैं। मतदान पूरा हो चुका है, 99% से ज़्यादा मतदान हुआ है और इसलिए आज जब 11 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी तो सबसे पहले जो संसद में वोट पड़े हैं, जो सांसदों के वोट हैं, उनको गिना जाएगा और उसके बाद 8 चरणों में 8 राउंड्स में जो अलग अलग राज्य हैं उनके वोटों की गिनती की जाएगी। राज्यों की गिनती अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में की जाएगी, यानी आसाम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और बिहार के जो राज्य हैं इनकी गिनती सबसे पहले होगी। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में राज्यों की गिनती होगी। हर राउंड के बाद कौन आगे है कौन पीछे है ये बताया जाएगा। ये बात अगर संख्या के हिसाब से देखी जाए तो ये बात बिल्कुल तय है कि रामनाथ कोविंद जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनकी जीत नहीं बल्कि ज़बरदस्त जीत तय मानी जा रही है। लेकिन नजर इस बात पर भी होगी कि मीरा कुमार को कितने वोट मिलते हैं और इस बात में लोगों की खास दिलचस्पी होगी कि क्रॉस वोटिंग कितनी हुई इस चुनाव में, इसके ऊपर सबकी नजर होगी। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। तो जीत का ऐलान औपचारिकता ही है, लेकिन मार्जिन कितना होगा सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं। और मीरा कुमार जो कि विपक्ष की उम्मीदवार थी, उनके घर के बाहर से हमारी संवाददाता पूजा शाली इस वक्त मौजूद है। पूजा, जिस दिन चुनाव होना था उस दिन समर्थकों का झुंड था बाहर, घर के बाहर, लेकिन आज वहां पर क्या तस्वीर उभर रही है, क्योंकि निगाहें इस बात पर भी होंगी कि मीरा कुमार कितने वोट हासिल कर पाती हैं। जी, मीरा कुमार ऑपोजिशन की कैंडिडेट है, एक मत से ऑपोजिशन ने उनको रखा है। मीरा कुमार ने जिस दिन नामांकन भरना था कहा कि मैं एक आइडियोलॉजिकल फाइट, एक मुद्दों पे ये लड़ाई लड़ रही हूं, पर आज जब रिजल्ट अनाउंस ही होने वाले हैं, गेट बंद है, सिक्योरिटी रेडी है और मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ ही देर पहले यहां अंदर से एक स्टाफ मेंबर आए और उन्होंने मिठाई प्लेट में बर्फी सजाकर वो देने लगे लोगों को। तो जब आज तक ने उनसे पूछा कि अभी तो चुनाव का कोई रिजल्ट भी नहीं आया है, वो बोले कि आप दरवाजे तक तो आए हैं तो मिठाई तो बनती है। तो मीरा कुमार शायद जानती हैं कि नंबर्स उनके साथ फिलहाल नहीं है, रामनाथ कोविंद के साथ जो कोलिशन है उनके नंबर ज्यादा हैं, पर क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आखिरी मत तक जब चुनाव और जब बैलेट पेपर्स खुलेंगे और एमएलए एमपीज
4,800 वोट्स हैं, उनमें से किस तरह का मार्जिन जैसा आप कह रहे हैं वो देखना होगा। काफी कास्ट फैक्टर है। मैम आ चुकी हैं, इनफैक्ट मीरा कुमार हमारे साथ हैं। मैम, हमने अभी देखा कि मिठाई तक बट रही थी और एक उम्मीद है क्या आज भी? मिठाई तो इसलिए बट रही है क्योंकि आप लोग मेरे घर आए हैं, आपका सत्कार करना है। कैमरा थोड़ा पीछे रख लीजिए। देखिए, हमने अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा के साथ विचारधारा की ये लड़ाई लड़ी है। अब देखते और अंतरात्मा की आवाज़ जगाने का प्रयास किया है। अब वो आज सबके सामने आ जाएगा। रामनाथ कोविंद जो ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं मैम की शायद रूलिंग कोलिशन उनके साथ है, आपका किस तरह से रिस्पांस रहता है उस बात पे? आपने कहा था आइडियोलॉजिकल फाइट है मैम, मुद्दों की। देखिए, ऐसा है कि इस पूरे लड़ाई में, इस पूरे चुनाव के संघर्ष में हमने पूरी मर्यादा निभाई है और इस समय भी हम हमारे जो विरोधी हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका सम्मान करते हैं, इसलिए वो क्या कह रहे हैं इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। इस फाइट को किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो हम नहीं बल्कि देश के अधिकांश लोग एक विचारधारा है जिसमें विश्वास करते हैं, मूल्यों में विश्वास करते हैं और उन मूल्यों को हमने आधार बनाया इस चुनाव को लड़ने के लिए। मैम, काफी लोग चाह रहे थे एक वुमन फिर से, और एक जितना आपके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है एज ए स्पीकर, ये सब बहुत जरूरी है एक राष्ट्रपति के लिए। क्या आप मानती हैं कि वो सब आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, वो जो फैक्टर्स थे आपके पीछे? आपने मेरी इतनी प्रशंसा कर दी, बहुत धन्यवाद। मैं नहीं समझती हूँ मैं इसके लायक हूँ। मैं तो जो इस देश के बहुत से लोग, अधिकांश लोग जो महसूस करते हैं और जिस बात में विश्वास करते हैं, उनकी आवाज़ को हमने इस चुनाव में बुलंद किया है। How confident are you today? Are you confident because the numbers are with the NDA, but how confident are you? देखिए, मैंने पूरे विश्वास के विद ग्रेट बिलीफ in the ideology for which I have fought, and now let's see and then I have appealed to the inner voice of conscience. Let's see how much it prevails. What does this fight mean for Meera Kumar, a former speaker, an experienced politician? What does this fight mean for you, ma'am? This is my commitment. This is for which I have joined politics, and it means a lot to me, the ideology. Would this be a defeat or will it be a strong fight? Well, let's see what the results will be. मैम, चूंकि विप जारी नहीं होता है, क्या क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है आपको? ऐसा ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। ये गुप्त मतदान है और हर एक को अपनी स्वेच्छा से मत देने का अधिकार है। Ma'am, if it doesn't work out in your favor, how are you going to take it? That's a hypothetical question, and please don't ask me now. You are clearly confident, ma'am. You are keeping your hopes up. Do you Well, think the numbers are also with you? Well, what I'm saying is that I have fought this election with great belief and confidence in the ideology, and that I also believe in the inner voice of conscience. Who are you thankful to, ma'am, that you've been chosen, that you were nominated? Who do you think that not a credit but more like an acknowledgement will go to? All those parties who got together and unanimously decided to मैम, favor. आम दिन की तरह आज का दिन है या कुछ अलग शेड्यूल है आपका? नहीं, जैसे आम दिन होता है वैसे ही आज का दिन है। जो आम दिन करते हैं वही अभी तक किया हमने। फोन कॉल ज्यादा? और ये जरूर है कि आप लोग सब आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे यहाँ आए। मैम, आज अहम दिन है, हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आप विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन विपक्ष से कोई नेता नजर नहीं आ रहा। जबकि अगर हम एनडीए की बात करें तो वहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। नहीं, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं और इस समय सब काम पर लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। Ma'am, there is a crack in the opposition as well. महागठबंधन की बात करें तो how do you see that? अब आप इसको राजनीतिक सवाल पूछ रही हैं इस समय। आप इस समय पूरा ध्यान केंद्रित रखिए और हमें भी रखने दीजिए जो चुनाव हो रहा है उस वक्त। Approximately 5,000 votes, 4,800 something. You may have thought of some margin that you're at least expecting.
You are asking hypothetical question. least there must be Very something insisting on hypothetical You look questions. extremely calm, ma'am. Just hours before the elections, you're very calm. I'm happy to see you all. आज सुबह से And, मैम किसी से बात हुई आप लोगों की? सोनिया जी वगैरह का फोन आया? हमें बहुत लोगों से बात हुई है, अब नाम हम नहीं इस समय बताना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं मैम आपको। Thank you so much. Thank you. So clearly, we see Meera Kumar speaking. Meera Kumar saying that she's calm. She doesn't want to get into hypothetical questions. But again, it remains to be. मीरा कुमार, सवाल यही है, विचारधारा की लड़ाई से बार बार राष्ट्रपति पद को जोड़ा जा रहा है और पूरी शक्ति से विचारधारा की ही ये लड़ाई है। इस बात का जिक्र मीरा कुमार लगातार कई सवालों के जवाब में इसी बात का जिक्र करती रही। तो रायसीना की ये रेस है और लग ऐसा रहा है कि शायद किसी राज्य के विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए हम आकर बैठ गए हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में कह सकते हैं कि फिलहाल हिंदुस्तान में मीडिया की मौजूदगी शायद हर जगह जिस रूप में होती है उसमें अब राष्ट्रपति चुनाव भी उस दायरे में है और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के अपने अपने उम्मीदवार हैं। चंद्रभान जी, अब यहाँ पर एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये रामनाथ कोविंद एक तरफ हैं, दूसरी तरफ मीरा कुमार है, दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं। विचारधारा की लड़ाई कैसे हो गई? देखिए, राष्ट्रपति पद है, देश का राष्ट्रपति होता है, किसी पार्टी का नहीं। ये विचारधारा का सवाल तो है यहाँ पर, क्योंकि कोविंद साहब कोई पुस्तक, कोई आर्टिकल, कोई स्पीच, कोई इंटरव्यू रेडियो में या टेलीविजन में या न्यूज़पेपर में हो जिससे ये पता चले कि वो देश के बारे में क्या सोचते हैं, दलितों के बारे में क्या सोचते हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक प्रवक्ता बता रहे थे कि हम तो कल्चरल नेशनलिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके हिस्से हैं एक दलित कैंडिडेट। तो कल्चरल नेशनलिज्म जो है उसमें दलित कहाँ फिट बैठते हैं, कोविंद साहब का क्या नज़रिया है? भारत में पूंजीवाद होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? पूरे देश में किसी को कुछ नहीं मालूम है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसमें उन्होंने कभी कुछ कहा हो। प्रतिभा पाटिल के बारे में आपको कुछ पता था? बिल्कुल नहीं। तब ये सवाल आपने उठाया था? जिसने भी पूछा हमने उठाया था सवाल कि क्यों इस देश के राष्ट्रपति पद का जो पद है इतना बड़ा पद है और उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के क्या विचार हैं। देश में लोगों को रोटी खानी चाहिए या चावल खाना चाहिए या आलू खाना चाहिए या कुछ नहीं खाना चाहिए। इसी वक्त ऐसा क्यों खोज रहे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बहुतेरे राष्ट्रपतियों को लेकर ये सवाल फिट बैठ सकता है जिन सवालों को क्योंकि जिस दिन इनका नॉमिनेशन डिक्लेयर किया बीजेपी ने, साथ में ही पत्रकारों को यह भी बताया कि कोली जाति से आते हैं। तो कोली जाति से आते हैं तब दलित हैं। पहली बार 27 साल से तो कम से कम मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, कभी भी इनका नाम मैंने नहीं सुना था। अच्छी बात है अनजान लोग ऊंचे पद पर जाएं, लेकिन सबसे ऊंचे पद पर जाने वाले व्यक्ति का क्या विचार है देश के बारे में, दुनिया के बारे में? अमेरिका के साथ दोस्ती होनी चाहिए। जावेद अंसारी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जावेद साहब, हर जहन में ये सवाल तो है कि राष्ट्रपति पद को लेकर एक ऐसी बहस देश में क्यों हो रही है, और राष्ट्रपति देश का होता है, वो पार्टियों में कैसे बट गया? क्योंकि पहली बार संघ का कोई आदमी या खाटी भाजपा का कोई आदमी भारत के इतिहास में पहली बार देश का राष्ट्रपति बनेगा। और जहाँ तक सवाल प्रतिभा पाटिल का था, प्रतिभा पाटिल विवादों में ज़रूर बनी रही, लेकिन प्रतिभा पाटिल के बारे में लोग जानते थे। प्रतिभा पाटिल इलेक्शन लड़के जीत चुकी थी, वो कैबिनेट की मंत्री रह चुकी थी, डिप्टी चेयरपर्सन थी राज्यसभा की, महाराष्ट्र की कैबिनेट की सदस्य थी, एक नहीं दो बार। तो प्रतिभा पाटिल, कोविंद जी बहुत नेक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, 12 बरस राज्यसभा में गुजारे हैं कोविंद जी। हाँ, लेकिन कोविंद जी कभी डायरेक्टली इलेक्शन कोविंद जी कभी इलेक्शन लड़के जीते नहीं, राज्यसभा के जरिए मेंबर हुए। प्रतिभा पाटिल पहले से पब्लिक मैंडेट इनको मिला था। वो बात दूसरी है कि इनके पुत्र, इनके पति और इनके परिवार के और सदस्यों के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी में लिप्त हो गए थे ये लोग। एक मिनट, चूंकि चंद्रभान जी तो दलित एस्पेक्ट से बताए, लेकिन एक जनरल व्यू, एक जर्नलिस्ट के व्यू के आप समझे, ये भी दलित है, वो भी दलित है। दलितों की स्थिति समाज में क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और दलित के नाम पर सियासत हिंदुस्तान में किस तेजी से बढ़ रही है यह भी अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। राष्ट्रपति पद को लेकर दलित राजनीति इस रूप में हावी हो जाए, ये कभी किसी ने सोचा था? देखिए, पहले
जब कोई ब्राह्मण होता था हम लोग ये सवाल नहीं उठाते थे, जब कोई मुसलमान होता था तब ये थोड़ा बहुत सवाल उठता था, लेकिन इतना नहीं। ये पहली बार हुआ है कि दलित समुदाय से दोनों उम्मीदवार दलित समुदाय से हैं। तो ये लाजमी बात है, जब भी कोई उस पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, जो भी पार्टी करती है वो वोट बैंक पर नज़र रखती है। जब किसी मुसलमान को रखा गया, किसी साउथ इंडियन को रखा गया, किसी और समुदाय से लोगों को, ये हमेशा रखा जाता है। तो ये स्वाभाविक है कि इसके बारे में बात हो कि राष्ट्रपति होता है, पूरे देश को, सबको, सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये असलियत है, इससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। आपने संघ परिवार का जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि हमें कोई जानकारी नहीं कि उनके विचार क्या हैं देश को लेकर, दलित समुदाय को लेकर। चंद्रभान जी, हमारे साथ राकेश सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। राकेश सिन्हा जी, राष्ट्रपति पद जहन में आते ही समूचे देश और संविधान की मर्यादा, संविधान का सर्वोच्च पद है, ये सारी चीज़ें जहन में आती हैं। लेकिन ये कौन सी परिस्थितियां हैं कि कहना पड़ा कि ये दलित समुदाय से आते हैं, ये राष्ट्रपति बनने वाले हैं। दूसरा पक्ष भी निकल कर आया, उसने भी कहा ये जगजीवन राम की बेटी हैं, दलित समुदाय से आती है, इन्होंने ये किया। यानी ये शब्द इस तरीके से भारतीय राजनीति में आके खड़ा हो गया जो संविधान को भी कहीं चुनौती दे रहा है। राकेश जी, इस पे आने से पहले मैं एक टिप्पणी करूंगा। चंद्रभान जी कह रहे थे उनका विचार नहीं मालूम है, क्या चाहते हैं। देखिए, हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहे हैं। संविधान में जो घोषित मूल्य है वह घोषित मूल्य ही राजधर्म है। चाहे कोई राष्ट्रपति बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, उस घोषित मूल्य के अनुसार, उस घोषित मूल्य के अनुकूल ही काम करता है, करना चाहिए। ऐसा पहले भी होता रहा है, आज भी होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, दलित एम्पावरमेंट एक बड़ा विषय रहा है, और दलित एम्पावरमेंट के तहत मैं बता दूं कि भारतीय जनसंघ जब जनता पार्टी का घटक था और जनता पार्टी में विभाजन हुआ, तो जगजीवन बाबू का नाम जब प्रधानमंत्री पद के लिए जनसंघ घटक ने आगे बढ़ाया, उसका प्रतिरोध हुआ। उस वक्त कांग्रेस भी प्रतिरोध कर रही थी। ये एक महत्वाकांक्षा रही है कि जिस समुदाय को हाशिए पर रखा गया है उसका व्यक्ति भी सर्वोच्च पदों पर पहुंचे, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। जब भी ऐसा अवसर आए, और ऐसा अवसर आया और भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जी का नाम प्रस्तावित किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस ने इसको दलित बनाम दलित की राजनीति को जोड़ कर देखा, क्योंकि कांग्रेस पहले एक उम्मीदवार का नाम घोषित करने वाली थी जो अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस ने अंतिम समय में इसलिए बदला कि कांग्रेस को लगा कि शायद वो दलित विरोधी कही जाएगी। मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई दलित आता है, कोई मुस्लिम आता है, कोई ब्राह्मण आता है, उसके प्रतिरोध में आप जो भी उम्मीदवार देते हैं, सैद्धांतिक रूप से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि विचारों का बहुत महत्व होता है और सिद्धांत का महत्व होता है। मीरा कुमार जी ने कहा विचार की लड़ाई है विचार की। इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक धारा रही है। जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हाशिए पर रखा गया है, एक्सक्लूड किया गया, आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद देश की सत्ता पर, देश के विमर्श पर एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में सामने है। उसको आप स्वीकार करें और स्वीकार करें, लेकिन आपको विमर्श करना पड़ेगा, उसके मूल्यों को स्वीकार करें। आपने एक मिनट राकेश जी, आपने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जिक्र किया। एक मिनट राकेश जी, आपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का चूंकि जिक्र किया, ये अच्छी बात है, आपने कर दिया। यहाँ पर हमारे साथ सुधांशु जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम सुधांशु जी आपका यहां कमेंट जरूर चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने जिक्र कर दिया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है तो वो होना चाहिए। हमें याद आ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में संविधान को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, और उस वक्त KR नारायणन राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक शब्द कहा था जब यह कमेटी बनी, उन्होंने बोला कि संविधान फेल हुआ है या हम संविधान को फेल कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वाजपेयी सरकार भी समझ गई कि इस तरीके से संवैधानिक पद से टकराना उचित नहीं है, और वो जो रिपोर्ट दी गई वो 4 वॉल्यूम की रिपोर्ट है। वो पढ़ने पर हमारा ये कहना है कि राष्ट्रपति पद है, क्या मौजूदा वक्त में संविधान में जो लिखित शब्द है उनको मौजूदा वक्त की राजनीति राष्ट्रपति पद के नाम पर ही चुनौती दे रही है? सुधांशु नहीं, देखिए ऐसा है सुन जी, कोई किसी को नहीं बदलने की कोशिश कर रहा। हकीकत यह है कि हम राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम का जो मूल भाव था उससे अलग हो रहे हैं। जब विचारधारा की बात कही जाती है तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, भारत का कौन राष्ट्रपति था जिसने जाकर एक मंदिर निर्माण की आधारशिला में विधिवत शिरकत की, और वो जो एक मस्जिद को रिप्लेस करके बनाई जा रही थी? आदरणीय प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन राष्ट्रपति था जिसने बुक लिखी है हिंदू वे ऑफ लाइफ? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
दूसरा उदाहरण है कि जब ऑल इंडिया रेडियो से 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सांसद मिलने गए कि इस मॉर्निंग में भजन क्यों आते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति थे, 60 के दशक की बात है, डॉक्टर राधाकृष्णन, तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा तो मुझे वही कार्यक्रम लगता है जो मॉर्निंग में भजन आते हैं। तो आप ये बताइए समस्या क्या आई? देखिए, जब संविधान बना था तो ना उसमें हिंदू शब्द था ना सेकुलर शब्द था। समस्या तब आई जब 76 में इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया और उसके बाद उसका उपयोग करके विचारधारा को तो इन लोगों ने ट्विस्ट किया है, वरना भारत की विचारधारा में सब समाहित थे, किसी के साथ कोई मतभेद नहीं था, किसी के साथ कोई विभेद नहीं था। मगर दुर्भाग्य था कि पोस्ट 76 जो पॉलिटिक्स हुई उसने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में सब कुछ सांप्रदायिक कर दिया। राम सांप्रदायिक हो गए, वंदे मातरम सांप्रदायिक हो गए, एक दौर में तिरंगा भी सांप्रदायिक हो गया। सुधांशु जी, हम जरा रोक रहे हैं आपको, लेकिन हमको लग रहा था जब आप उदाहरण दे रहे थे राजेंद्र बाबू का और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, अब्दुल कलाम साहब का भी आपको देना चाहिए था और जाकिर हुसैन साहब का भी देना चाहिए था उदाहरण, क्योंकि उन्होंने हिंदू को लेकर क्या कहा था और इनकी जो राइटिंग्स है वो क्यों वे ऑफ लाइफ से आगे भी देख रही थी। गिनती शुरू हो चली है, 4 अलग अलग टेबल पे वोटों को रखा गया जिसकी गिनती हो रही है। बता दें तकरीबन 5000 के लगभग ये पूरे के पूरे वोट हैं, जिसमें आप मान के चलिए कि 700 के लगभग सांसद सदस्य होते हैं, 4200 से ज़्यादा कुछ विधायक होते हैं और इनकी गिनती हो रही है और पहले दौर की गिनती फिलहाल जारी है। और ये माना जा रहा है कि दोपहर बीतते बीतते सारी स्थितियाँ साफ हो जाएंगी कि देश का 14वां राष्ट्रपति कौन होगा। जिस तरीके से विपक्ष में सेंध लगी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष की एकजुटता निकल कर आई, तो रामनाथ कोविंद माना जा रहा है कि 14वें राष्ट्रपति के तौर पर होंगे। लेकिन फिलहाल ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि अभी वोटिंग जो हुई है उसकी गिनती लगातार जारी है। किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं हिमांशु, क्योंकि आप ऐसी जगह पे मौजूद है जहां से अब पार्लियामेंट्रीज की आवाजाही होती है, संसद भवन एक तरफ है, लोगों में उत्साह उल्लाह, कोई चर्चा नेताओं से, सांसदों से? हिमांशु, देखिए, एक बात तो तय है प्रसून जी कि जो जीत है वो रामनाथ कोविंद की तय है, इसीलिए विपक्षी सांसद बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी लड़ाई लड़ी है और उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने अपील भी की थी लोगों से कि अंतरात्मा की आवाज़ पे जो है वो वोट किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो विपक्षी खेमे के लोग थे वो भी एक एक करके जो है वो एनडीए की तरफ आते गए और अब जो है काउंटिंग शुरू हो गई है। पहला अपडेट जो है वो अब से कह सकते हैं 1.5 घंटे बाद आएगा। 1 बजे जो है वो पहला अपडेट आएगा और मैं ये कह सकते हैं कि पहले अपडेट के बाद ही ये तय हो जाएगा कि रामनाथ कोविंद जो है वो पहली बार में ही आगे लीड ले लेंगे और हर 2 घंटे के बाद जो है अपडेट मिलता रहेगा। जहां से काउंटिंग चल रही है, रूम नंबर 62 है, वहां पर काउंटिंग चल रही है और बीजेपी की तरफ से भी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, भूपेंद्र यादव है, गजेंद्र सिंह शेखावत है और कई 4 लोगों को अपॉइंट किया है। कांग्रेस की तरफ से भी दीपेंद्र हुड्डा है, बीके हरिप्रसाद है, वो भी जो है काउंटिंग के समय रिप्रेजेंट करेंगे मीरा कुमार को। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि काउंटिंग शुरू होगी और उत्सुकता जो है विपक्षी खेमे में वो पहले से ही हो चुकी है। प्रफुल्ल पटेल पहले ही कह चुके हैं कि हार निश्चित है, लेकिन जो है विचारधारा की लड़ाई थी और हमने लड़ी है। प्रसून जी, ओके, आप हमारे साथ बने रहें। चंद्रभान जी, हम चूंकि वापस लौट रहे हैं उस परिस्थिति में, रामनाथ कोविंद जी जैसा बता रहे हैं संवाददाता, और जो राजनीतिक स्थितियां भी बता रही हैं कि 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति अब हो जाएंगे, सर्वोच्च संवैधानिक पद। हम जिक्र इस बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक जिक्र किया सुधांशु जी ने, उन्होंने संयोग से कुछ सेलेक्टिव स्थिति ली। हम उनसे जवाब लेंगे जरूर इसका, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद का हो या सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हो। वे ऑफ लाइफ का जिक्र किया क्योंकि हमारे जहन में भी आता है कि राधाकृष्णन भी वे ऑफ लाइफ का मतलब हिंदू धर्म से नहीं जोड़ रहे थे, हिंदू समुदाय से नहीं जोड़ रहे थे, और उस दौर में महर्षि अरविंदो भी इस रूप में नहीं देख पा रहे थे। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है, दलित समुदाय भारत की राजनीति में राष्ट्रपति पद को भी प्यादा बना दे एक राष्ट्रपति कैंडिडेट के जरिए, क्या ये भारतीय संविधान का नीचे जाना है, भारतीय राजनीति की अवनति है? क्या है ये स्थिति? देखिए, हमारे अमेरिकन फ्रेंड ब्लैक्स यहाँ आते हैं इंडिया में या हम जब अमेरिका जाते हैं तो हमसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका का जन्म 400 साल पहले हुआ, पहली ब्लैक से लदी जहाज़ 1617 में अमेरिका में लैंड की और 1863 में वो आज़ाद हो गए और उनके राष्ट्रपति ओबामा साहब 2 बार राष्ट्रपति बन पाए। भारत में दलित हजारों साल से दबे इस तरह से हैं कि उन दलित महिलाओं को स्तन ढकने के लिए केरल में
टैक्स देना पड़ता था, दलित मूंछ रखना चाहता है तो टैक्स देना पड़ता था, नया कपड़ा पहने तो पिटाई हो जाती थी। तो आप लोग इतने दिन तक क्यों दबे हुए हैं भारतीय समाज में? बहुत मैंने सोचा इस पर, बहुत सोचा। सिर्फ एक सवाल पर मेरा उत्तर निकलता है कि हिंदू समाज के लोगों ने दलितों को चतुराई से इतने दिनों से दबा के अपने पैर के नीचे रखा है। अब देखिए, अभी बाबू साहब बोल रहे थे, मतलब ये है कि रामनाथ कोविंद हो या मीरा कुमार हो, वो दलित समुदाय के भीतर भी एक ब्राह्मणिज्म को ढो रही है। ऐसा तो नहीं कर सकते, दलित समाज के भीतर ब्राह्मणिज्म कहाँ से आएगा? हम इसलिए कह रहे हैं, हम इसका उदाहरण एक दे रहे हैं। हम पिछले दिनों पौरख गांव गए थे, और पौरख गांव जो कि रामनाथ कोविंद जी का गांव है, ब्राह्मणों का, ठाकुरों का रिहाइश, उसके बाद दलित बस्ती और मुस्लिम बस्ती है। आरसी रोड बनी है, सब कुछ, सारी चीजें ब्राह्मण और ठाकुरों के तक तो सीमित है। दलित और मुस्लिम के अंदर घुसते ही जब जहाँ चले जाइएगा, उन्होंने तस्वीर, उसी जगह पर एकमात्र तस्वीर लगी थी रामनाथ कोविंद जी की, लेकिन वहाँ स्थिति बद से बदतर है। सड़क नहीं है, शौचालय नहीं है, जो भी है। चंदवा, जो जहाँ के जगजीवन राम जी थे, वहाँ की स्थिति भी हमने देखी है। वहाँ भी दलित बस्तियों के भीतर में जो स्थिति है वो बड़ी विकट है। हमारा कहना है वहाँ से निकलकर आप देश के सर्वोच्च पद की दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने ही गांव में, अपनी ही बस्ती के भीतर में स्थितियां वही दलित वाली हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। जी अब मैं आपसे सहमत हूं, और यही चतुराई वाली बात है कि दलित को आप राष्ट्रपति तो बना देना चाहते हैं, लेकिन उसी गांव में सड़क अच्छी नहीं बनाना चाहते हैं आप। तो ये जो अभी बाबू साहब बोल रहे थे, हिंदुइज्म, हिंदू वे ऑफ लाइफ, जब हिंदुइज्म का लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं तो इतना सुंदर लगता है, वो चित्र दिखाई पड़ता है, पर अछूत की जिंदगी क्या रही है? सुधांशु जी, हमको लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि जी हाँ, दें जवाब तो अच्छा। मैं बिल्कुल, चंद्रभान प्रसाद जी ने बहुत प्रासंगिक विषय उठाया। मैं उनकी बात से पूरा मतभेद व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा कि दलितों के साथ शोषण, उनको वंचित करना हुआ पराधीनता के काल में, पर जो ये पुराना जोड़ दिया जाता, मैं एक फैक्ट रखना चाहूंगा। इसको, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, इसके दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। एक के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और एक के रचयिता महर्षि वेदव्यास, दोनों आज की परिभाषा के अनुसार दलित। यदि हिंदू समाज ऐसा था जैसा आप कह रहे हैं 16वीं शताब्दी में अमेरिका में था, 14वीं में, तो उसी दौर में इसी समाज में संत थिरुवल्लुवर, दादू, नामदेव, कबीर जैसे पूज्य संत कैसे हुए? अब बताइए, उदा देवी पासी, महाराजा बिजली पासी जैसे महाराज कैसे हुए? एकलव्य भी जरासंध के प्रधान सेनापति का बेटा था। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं हम भी जाने अनजाने में एक कॉलोनियल षड्यंत्र था, उसके भी शिकार हो गए, और हम हजारों सालों की चीज को दोष देने में लग गए। और आज के समय की मैं बात करता हूं, मैं पूरी विनम्रता से पूछता हूं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके की नेता के बगल में बैठने की किसी पार्टी के दूसरे नेता की हैसियत नहीं, जिसकी फोटो के साथ किसी की फोटो आने की हैसियत नहीं? तो वो मायावती, जो अपने को बहुजन समाज का और दलितों का नेता कहती हैं। इसलिए जो अभी आपने कहा ना, एक ब्राह्मणिकल सोच, मैं ब्राह्मणिकल वर्ड नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक फ्यूडलिस्टिक सोच सबसे ज्यादा उन पार्टियों ने अपने अंदर विकसित की जो समाज के दबे कुचले के नेतृत्व के स्वयंभू अलंबरदार बने। मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद यादव जी भी गरीब गुरबा के नेता बन के आए। मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति और ढेर सारी संपत्ति। मायावती जी गरीब और वंचितों की नेता बन के आई और नोटों की माला पहनने लगी। इसलिए इसे ईमानदारी से इस विमर्श का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, बगैर किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह से, तो हम ज्यादा बेहतर निष्कर्ष पर। अब एक मिनट छोटा सा जवाब चाहेंगे। राहुल गांधी दलित के घर भोजन करते हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दलित के घर भोजन करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? मैं बताता हूं आपको दोनों के मूल विचार में क्या अंतर है। देखिए, मैं आपसे अगर पूछूं तो पिछले 40 साल में आप बताइए कोई पार्टी है जिसने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दलित को बनाया हो? कांग्रेस में तो नहीं बनाया गया है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपसे पूछा जाए दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन है, तो वह है सेवा भारती, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। यदि मैं आपसे पूछूं कि वनवासी क्षेत्रों में, ट्राइबल्स के बीच में क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा सबसे बड़ा संगठन जो काम करता है वो कौन है, तो वो है वनवासी कल्याण आश्रम, जो संघ से जुड़ा है। और अभी मुद्रा स्कीम प्रधानमंत्री ने लॉन्च की, तो उन्होंने क्या कहा कि हर बैंक की हर शाखा को जो लोन देना होगा ना, उसमें कम से कम एक एससी,
एक एसटी और एक महिला को जरूर देना होगा। यह है रियल एम्पावरमेंट करना, यह है सुधांशु जी, हम इस पे आते हैं, चूंकि ये बड़ी अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं कि हम लोग नाम जरूर ले रहे हैं, दलितों में से चुन चुनकर हमने यहाँ बैठा दिया, लेकिन संयोग से सरकारी आंकड़े बतलाते हैं कि दलितों की स्थिति कहीं ज्यादा इस दौर में और विपन्न होती चली गई है। मसला सिर्फ ये 3 साल का नहीं है, कांग्रेस का भी एक लंबा दौर रहा है। लेकिन एक तस्वीर हम अभी दिखलाना चाहेंगे, चूंकि ये तस्वीर नरेश अग्रवाल जी के घर की है, जो कल उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। उसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो कि नारे लगा रहे हैं, उनके घर पे पहुंचे हैं, कालिक पोत रहे हैं। ये स्थिति है पार्लियामेंट के भीतर। कल जो शब्द कहा गया, पार्लियामेंट में भीतर शब्द दिए, एक लिंचिंग पर कल बहस हो रही थी, जिसमें उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे हालांकि स्पंज कर दिया गया, कार्रवाई से हटा दिया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के ये कार्यकर्ता हैं जो हम आपको दिखला रहे हैं, जो पहुंचे हैं, हालांकि पुलिस वहां पहुंची है। ये नरेश अग्रवाल के घर पर उन्होंने कालिक पोती है। नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, और कल लिंचिंग के दौरान भाषण में उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया वो सीधे तौर पर धर्म से सत्ता पक्ष ने जोड़ा, और उसके बाद इस बात को लेकर बहस हो गई कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने हालांकि खेद व्यक्त जरूर किया, लेकिन इन स्थितियों के बीच अब नरेश अग्रवाल जी के घर के बाहर की स्थितियां ये दिखाई दे रही है। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, हम चूंकि कांग्रेस भी जिक्र करेगी, हमने इन दलितों को आगे बढ़ाया, दलितों के साथ खड़े हुए, और मौजूदा वक्त में मीरा कुमार का, लेकिन हमारा कहना है कि हिंदुस्तान के भीतर दलित शब्द के साथ नेताओं की मौजूदगी राजनीतिक तौर पर कहीं मलहम तो लगाती है, लेकिन दलितों की परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आया है। एनसीआरबी के आंकड़े तो बताते हैं कि हर 6 मिनट में उनके खिलाफ एक ना एक मामला पहुंच जाता है, उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई होती है ऊंची जाति की, या उनके साथ जो परेशानियां होती हैं वो थाने में पहुंच जाता है। हर 6 मिनट का जिक्र हम कर रहे हैं। इस तेजी से काम इस देश में दलितों को लेकर हो रहा है, लेकिन सियासत बहुत तेज है। रास्ता क्या ये है कि राष्ट्रपति पद पर दोनों तरफ से दलित उम्मीदवार हैं, और अब हम लोग अब राहत की सांस ले चलिए, के.आर. नारायण के बाद कोई एक दूसरा दलित शख्स आ रहा है। देखिए, ये जो लड़ाई है, मैं समझता हूँ उसको बड़ी हद तक मैं सिंबॉलिक मानता हूँ। एक ज़माने में जब पहले राष्ट्रपति मुसलमान हुए थे और उसके बाद एक और राष्ट्रपति मुसलमान हुए, तो एक मुस्लिम नेता ने बयान दिया और ये कहा कि हमें राष्ट्रपति नहीं चाहिए, हमारी कौम के बच्चों को आप चपरासी की नौकरी दे दीजिए, इसलिए कि उनकी जो ज़मीन पर हालत है उसको राष्ट्रपति बनने के बाद वो शायद दुरुस्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सिंबॉलिक भी होना चाहिए, और सिंबॉलिक ही नहीं बल्कि हर पार्टी के अंदर जो दलित वर्ग के लोग हैं या मुसलमान हैं या दूसरी वंचित जातों से आते हैं जी, उनको बाकायदा डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार बनाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी आपने एक जुमला शुरू में बोला था और ये कहा था कि क्या दलित राजनीति आज देश पर हावी हो गई है। मैं अपने आप में ये बात महसूस करता हूँ कि पिछले 25, 30, 40 साल के अंदर दलित राजनीति नहीं बल्कि मैं कहूँगा दलितों का जिस तरह से शोषण हुआ था उसमें यकीनन एक भारी तब्दीली आई है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, और मैं इसके लिए किसी पार्टी को नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिम्मेदार मानता हूँ। उस कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश के अंदर सबको बराबर की पावर दी है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हिंदुओं की किसी भी जात से हो और मुसलमानों की भी किसी जात से हो। तो मेरा ये मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको अपहोल्ड करने का काम राष्ट्रपति को करना होता है, और उसमें एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। के.आर. नारायण साहब का भी आपने जिक्र किया। जब अटल जी ने कुछ किया, अटल जी बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, वो सब चीज़ें जानते थे, वो बहुत गहराई के साथ चीज़ों का जायज़ा लेते थे, उन्होंने महसूस किया। आज की जो लीडरशिप है क्या वो इसको महसूस करेगी, ये बहुत अहम बात है। नहीं, ये सवाल आप जो उठा रहे हैं, ये दलितों की राजनीति हावी होने का मतलब साफ है। आपने जो इंडिकेशन दिया कि संकेत भी जरूरी है, एक बिंब भी जरूरी है, इस तरीके से हम एक छोटा सा कमेंट यहाँ पे राकेश जी आपसे जरूर चाहेंगे, क्योंकि आपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जिक्र किया और आपने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी जगह पर है, लेकिन हमारा कहना है रामनाथ कोविंद जी को लेकर अभी हम बहस कर रहे हैं, लेकिन शाम 3 बजे तक मान लीजिए ऐलान हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे, उसके बाद भी क्या हमारे पास रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति के तौर पर या मीरा कुमार देश के, हम इन चीज़ों को कह पाएंगे या कहना चाहिए उसके बाद? देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव को दलित डिस्कोर्स नहीं बनाना चाहिए।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, जो विचार की लड़ाई कही जा रही है, कि जिस विचारधारा को आपने एक्सक्लूड किया उसी का व्यक्ति प्रधानमंत्री, उसी का व्यक्ति राष्ट्रपति, उसी का व्यक्ति गृह मंत्री, उसी का व्यक्ति विदेश मंत्री आज बना हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति में होने वाले परिवर्तन का संकेत है। दूसरा जो महत्वपूर्ण संकेत है, आज से 40 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि कोई दलित बड़ा भारत का राष्ट्रपति होगा। आज परिस्थितियां बदली हैं। मैं मीम अफजल साहब से सहमत हूं कि ये संविधान को श्रेय जाता है, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जमीन पर की गए काम को श्रेय जाता है, जिसने चंद्रभान प्रसाद जी के उस दुख दर्द को शेयर करने के लिए गैर सरकारी स्तर पर एक चेतना को जागृत किया है, और उस चेतना से उपजे हुए रामनाथ कोविंद जी हैं। सामाजिक आंदोलन से उपजे हुए हैं, वे आईएएस आईपीएस बनकर राजनीति में नहीं आए। 12 साल राज्यसभा में उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके भाषणों को देखकर यदि आपका विचार नहीं मालूम होता है तो अखबारों में इंटरव्यू से विचार नहीं मालूम हो सकता है। आप जाइए, 12 साल उन्होंने राज्यसभा में किन बातों को उठाया, दलित के मुद्दों पर ही उन्होंने अपने आप को केंद्रित किया है। इसलिए मुझे लगता है भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे एक क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जब भारत का राष्ट्रपति उस विचारधारा से है जिस विचारधारा को आपने 70 साल से अछूत एक्सक्लूड करके रखा था, आज उस विचारधारा का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति। जावेद साहब, ये जब व्यू आते हैं तो एक जर्नलिस्टिक व्यू क्या कहता है कि अब वाकई राजनीति हमारी इतनी मजबूत हो चली है कि वो संविधान जो मौजूद है या मौजूदा वक्त में जो बीते 70 वर्ष उसको ट्रांसफॉर्म कर दे, अपने पॉलिटिकल स्टाइल में कर दे, या राजनीति वाकई इतनी मजबूत है कि दबी हुई चीजें थी वो उभर कर आ रही हैं? क्या है ये स्थिति? देखिए, सच्चाई कुछ बीच में। एक चीज़ जो मेरे मित्र राकेश कह रहे थे कि ये संघ को श्रेय जाता है कि पहली बार किसी दलित को इस पद पे पहुंचाया है। ये के.आर. नारायणन संघ के उम्मीदवार नहीं थे, भाजपा के विरोध के बावजूद वो राष्ट्रपति बने हुए थे। तो अब आज नेचुरल बात है, हम इसी स्थिति को पकड़ रहे हैं कि राजनीति जब हावी होती है तो बीजेपी अध्यक्ष ने भी बताया रामनाथ कोविंद दलित हैं, कांग्रेस को भी बोलना पड़ा मीरा कुमार दलित हैं, जगजीवन राम की बेटी हैं, ये बोलना पड़ता है। ये बोलना पड़ता है क्योंकि दलित समाज में जागरूकता, ये किसी का एहसान नहीं है, ये दलित समाज में एक असर्शन आ गया है। वो अपनी हैसियत, अपने वोट के बल पर वो अपनी ताकत को अब पहचानते हैं, और कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मायावती भी नहीं नज़रअंदाज कर सकती। ये उस चीज़ का रिकग्निशन है कि ये अपनी ताकत, अपने बल को अब पहचानते हैं, और आगे इनको जो नजरअंदाज करेगा उसके परिणाम भोगेगा। हम तुरंत लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि वोटों की गिनती चल रही है।